अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी डिस्ग्राफिया को। डिस्ग्राफिया एक्चुअली क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और कौन सी ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें यूज़ करके हम इन बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ग्राफिया एक्चुअली क्या है। ये हैंड राइटिंग से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा होता और जो कुछ वो सोच रहा है अपनी सोच को वो पेपर पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता, यानी कि वो लिख नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। अगर हम इसकी सिम्टम्स की तरफ जाएं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो उनके जो लेटर साइज़ है, लाइक अगर वो कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल में भी उसके जो लेटर साइज़ हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ लेटर्स को छोटा लिख रहा होता है, कुछ को बड़ा लिख रहा होता है, कुछ की जो फॉर्मेशन है लेटर्स की वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। कुछ वर्ड्स को वो लिखता है तो अधूरा छोड़ देता है, यानी पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड नहीं लिख पा रहा होता। इसके अलावा एक और, अगर आपने इन बच्चों की राइटिंग को देखा हो तो ये कर्सिव और प्रिंट राइटिंग को मिक्स कर देते हैं, यानी कभी ज्वाइनिंग लिखना शुरू कर देते हैं, कभी जो है वो उन्हें अलग-अलग लिखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा और अगर हम डीपली देखें तो ये बच्चे फिर स्कूल वर्क को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, यानी जो लिखने वाला काम है वो फिर इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा होता है और ये भाग रहे होते हैं कि हम अब ये काम नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो इन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, ये बहुत पेन फील करते हैं उसमें। तो ये चीज़ें सब लीड कर रही होती हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया की जो प्रॉब्लम है, जो डिसेबिलिटी है, वो हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई है कि ये जब बच्चे लिख रहे होते हैं तो इन्हें ये नहीं मतलब ये देख पा रहे होते कि हमने किस तरह से टेक्स्ट के अंदर हमने स्पेस देनी है। अगर दिस लिखा है, इज लिखा है, आ लिखा है, सेंटेंस लिखा है, तो हमने किस तरह से उसके दरमियान में स्पेस देनी है। वो जिस सीक्वेंस में लिख रहे होते हैं, जैसे वो लिख रहे होते हैं तो वो लिख उसी तरह से लिखा जा रहा होता है। इनके स्पेलिंग बहुत पुअर होते हैं। दूसरा, ये अपर केस लेटर्स को और लोअर केस लेटर्स को भी मिक्स कर देते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इन बच्चों की जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को डिस्ग्राफिया की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी कॉजेज़ की तरफ देखें तो इन बच्चों के अंदर जो मोटर स्किल्स हैं वो थोड़ी पुअर होती हैं। मोटर स्किल्स में एक तो लिखने की तरफ इनको प्रॉब्लम हो रही होती है। दूसरा, अगर आप सीजर से ये काम कर रहे हो या अपने बटन्स को बंद कर रहे हो या लेसेस को बंद कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो इनकी मोटर स्किल्स जो हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया की तरह से यहाँ पे इन्हें जो वर्ड हैं उनकी भी प्रोसेसिंग में थोड़ा इन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। ब्रेन डैमेज और फिज़िकल इलनेस भी इसकी एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक लिंक्स भी इन तमाम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की एक रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो वर्किंग मेमोरी है वो थोड़ी वीक होती है। अच्छा, यहाँ पे वर्किंग मेमोरी को थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने क्लियर करती जाऊँ कि जब टीचर अगर वर्ड को रिपीट करती है, लाइक ATC, बच्चे को कहेगी कि आप रिपीट करें तो बच्चा रिपीट कर देगा ATC। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लेकिन जब टीचर उसे कहेगी कि आप इससे कोई वर्ड बनाएं, ATC से कोई वर्ड बनाएं, तो वहाँ पे वर्ड्स को होल्ड करना और फिर उस पर काम करना, उस पर प्रोसेस करना, ये हमारी वर्किंग मेमोरी ने काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये बच्चे फिर थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं, थोड़ा शाय कर रहे होते हैं, थोड़ा जो है वो भाग रहे होते हैं क्योंकि इनकी वर्किंग मेमोरी जो है वो वीक होती है और ये उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और अपनी थॉट को ठीक तरीके से पेपर पर नहीं लिख पाते हैं। अच्छा, अब हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की तरफ आते हैं कि हमने इन बच्चों को फैसिलिटेट कैसे करना है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी मोटर स्किल्स ठीक नहीं होती हैं, मोटर स्किल्स में इनको प्रॉब्लम होती है, फाइन मोटर स्किल्स में, तो हमने इन्हें हैंड रिलेटेड एक्सरसाइजेज करवानी है जिनमें इनका हैंड जो है वो यूज़ हो। लिखने से पहले हम इनसे इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज करवा लें जिससे इनकी जो हैंड की मसल्स की जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो। उसमें क्या हो सकता है, इन्हें आप कहें कि अपने हैंड्स को शेक करें, अपनी रिस्ट को रोटेट करें, फिंगर्स को विगल करें। इसके अलावा कोई भी बॉल हाथ में पकड़ के उसको स्क्वीज़ करने के लिए कहें, या कोई ऐसी गेम्स और जो भी हैंड से रिलेटेड गेम्स हो जिसमें इनकी हैंड की कोऑर्डिनेशन, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, वो आप ज़रूर
फ़ोन इनसे करवाएं। उससे क्या होता है कि इनकी स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं। नंबर 2, इन बच्चों के लिए सजेस्ट किया जाता है कि कर्सिव राइटिंग को यूज़ करें प्रिंट राइटिंग की बजाय। उससे क्या होता है कि जब कर्सिव राइटिंग जॉइनिंग राइटिंग वो यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर उनको उनके पास मार्जिन कम होता है। यानी अगर उसको पता है कि मैंने एक वर्ड को मिला के ही लिखना है और उसके बाद उनका लिंक आपस में इस तरह से होता है और फिर नेक्स्ट वर्ड को थोड़ा गैप दे के या मैंने वन फिंगर रख के फिर नेक्स्ट वर्ड शुरू करना है, उसकी ज्वाइनिंग करनी है, फिर मैंने फिंगर रख के नेक्स्ट वर्ड शुरू करना है, उसकी ज्वाइनिंग करनी है, तो इस तरह से कर्सिव राइटिंग बच्चों के लिए बहुत बेहतर होती है। नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी थॉट्स को ये प्रॉपर तरीके से पेपर पे नहीं लिख पाते हैं, तो जब भी हम इनसे कुछ इस तरह की एक्टिविटी करवाएं या इस तरह का कुछ लिखने के लिए हम इन्हें कहें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करवा लें इन बच्चों की। लाइक इनकी डिफरेंट आइडियाज़ को इन्हें हम कहें कि आप एक एक करके पेपर पे लिख लें और फिर उनको अरेंज कर लें, उनकी नंबरिंग कर लें और फिर अगर ये ऐसे लिखने लगे हैं या कुछ और छोटा सा कोई आंसर लिखने लगे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में लिखने लगे हैं तो इस एक्टिविटी को ज़रूर इन बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ज़ाहिर है कि इनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स ठीक नहीं होती हैं, तो लिखने के लिए बच्चे जो भी पेंसिल्स वगैरह यूज़ करें वो आप चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आप देखें कि आपके बच्चे को कौन सी पेंसिल्स जो हैं वो उनके लिए बेहतर हैं। बहुत सारी पेंसिल्स मार्केट में आ गई हैं, ग्रिपिंग वाली पेंसिल्स आ गई हैं, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जिसमें वो कंफर्टेबल है उस तरह की पेंसिल्स उसके लिए ज़रूर जो है वो परचेज़ करें ताकि जो लिखने वाला टास्क है वो उसके लिए थोड़ा आसान हो सके। इसके अलावा बच्चे की जो पोस्चर्स हैं जब वो लिख रहा है तो वो ज़रूर आप देखें कि बच्चा कैसे बैठा है, उसका हाथ कहाँ पर है, उसने पेंसिल को कैसे पकड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे अपने कोहनियों को, अपने सर को पूरा फिंगर उसके ऊपर कॉपी के ऊपर रख के लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा झुक के लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी पेन को जो है वो स्लोपी टाइप उन्होंने पकड़ा होता है और वो पेंसिल को बिल्कुल टेढ़ा करके लिख रहे होते हैं। तो आपने इनकी जो पोजीशंस हैं वो ज़रूर चेक करनी है, उनको राइट पोजीशन बतानी है कि कौन सी है, ताकि उनके जो लिखने की जो राइटिंग वाले जो इश्यूज हैं वो कम हो सकें। इसके अलावा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जिन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है उनके लिए आजकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो भी यूज़ की जाती है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है कि पेंसिल और पेन को किस तरह से न्यू तरीके से पकड़ना है। इसके अलावा क्ले के साथ खेलना उन्हें सिखाया जाता है, क्ले के साथ वो खेलें और उससे काम करें। इसके अलावा जो है वर्ड्स को ट्रेस करना, जैसे एक डेस्क के ऊपर जो है वो शेविंग क्रीम को मतलब फैला दिया जाता है और फिर उस पर लेटर्स को ट्रेस करवाया जाता है। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं इस थेरेपी के अंदर, जिससे बच्चे की जो राइटिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। लास्ट में इन बच्चों को स्पेशल अकोमोडेशन दी जाती है क्लासरूम में और आप लोग भी ज़रूर इन बच्चों को थोड़ा स्पेशली ट्रीट करें, क्योंकि इन बच्चों को अब ये डिसेबिलिटी है और डायग्नोज हो गई है कि ये डिसेबिलिटी है और ये जानबूझ के नहीं कर रहे। तो बीइंग अ टीचर, अगर आप क्लासरूम में हैं या अगर आप घर में बच्चों को टीच कर रहे हैं तो इन्हें स्पेशल अकोमोडेशन दें, क्योंकि बाकी बच्चों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं राइटिंग के लिहाज से। हम पहला क्या काम कर सकते हैं कि हम इन्हें लिखने की बजाय हम इन्हें कंप्यूटर्स पे टाइप करने के लिए दे दें अगर जो भी आंसर वगैरह उसने लिखना है। दूसरा, ग्राफ पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, उसके लिए बच्चे के लिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाता है कि मैंने इस बॉक्स में लिखना है, फिर मैंने इस बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा हम उन्हें रिकॉर्डर्स दे सकते हैं कि वो जो कुछ सोच रहे हैं या जो कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिस चीज़ के बारे में, तो वो रिकॉर्ड करके हमें दे दे बजाय इसके कि वो लिख के हमें दें। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा टाइम उन्हें ज़रूर दें उनके टास्क को मुकम्मल करने के लिए। वाइट बोर्ड से उतारने के लिए कम ही उन्हें दें, उसकी बजाय उन्हें हैंड आउट्स दे दें लिखे हुए जो हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें कहें कि आप वाइट बोर्ड से देख के उतारें, क्योंकि उनका तकरीबन रॉन्ग होता है और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, टीचर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये बच्चे ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। इसके अलावा जब भी हम इनकी असेसमेंट करें तो हम MCQs टाइप क्वेश्चंस दें। इससे क्या होगा कि बच्चे की
बच्चा उसको इजीली अपने जो उसने नॉलेज है, जो उसकी लर्निंग है, उसका हम उसको उसकी असेसमेंट कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम उसको लॉन्ग क्वेश्चंस दे दें जहाँ पे बच्चा भी ना लिख सके, उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो भी लो हो और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो। तो हमने इन मेथड्स को यूज़ करके, इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके बच्चे को फैसिलिटेट करना है। आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।